launching another round of attacks against Ukraine. Condemnation, pledges of support. Long-anticipated attack on Ukraine. New sanctions against Russia join. और उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे और थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शुरू करते हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि अगर दोस्त यूएस जैसा हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल 30 देश हैं और अगर कोई भी देश किसी नाटो देश के साथ युद्ध करता है तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों ये कहानी शुरू हुई 1991 में जब यूएसएसआर का 15 अलग अलग कंट्रीज़ में बंटवारा हुआ जिनमें से रशिया सबसे बड़ी कंट्री थी और उन 15 कंट्रीज़ में से एक यूक्रेन भी थी। लेकिन 1917 तक जो यूक्रेन है वो रशिया का ही एक पार्ट था। 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन में रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया गया और 1918 में यूक्रेन को आज़ादी मिली। तो आमतौर पर देखा जाए तो आज़ादी से पहले यूक्रेन रशिया का ही एक हिस्सा था और जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो मेजॉरिटी यूक्रेनियंस ने चैन की सांस ली कि अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। लेकिन उस समय यूक्रेन के कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए ये एक ट्रेजेडी थी, जिन्हें प्रो रशियन कहा जाता है, जिन लोगों के लिए यूक्रेन का यूएसएसआर से अलग होना एक पार्टीशन की तरह था और उन्हीं में से थे एक व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने अपनी एक स्पीच में भी ये कहा था कि जो 1917 में हुआ था वो एक ट्रेजेडी थी। लेकिन ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अब कल को अगर चाइना ये कहे कि गलवान, तिब्बत हमारी सिविलाइजेशन हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है और हम उन्हें इन्वेड करेंगे और अपने नेशन में ऐड कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। 2004 में यूरोपियन यूनियन में 10 नई कंट्रीज शामिल हुई थी और उन 10 में से 8 कंट्रीज़ या तो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी और या तो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। और दोस्तों मेन गेम जो है वो टेरिटरी का ही है। अब जैसे चाइना हर रोज़ एलएसी के पास अपना एरिया क्लेम करती है या फिर क्लेम करने की कोशिश करती है और अगर हम वो ज़मीन चाइना को दे दें तो हो सकता है अगले दिन चाइना और ज़्यादा डिमांड करे। और दोस्तों यही गेम यूक्रेन और रशिया के बीच में है। रशिया को ये लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूएस का इन्फ्लुएंस यूक्रेन पे हो जाएगा क्योंकि नाटो में मोस्टली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और फिर यूक्रेन यही टेरिटरी इन्वेडिंग गेम रशिया के साथ खेलेगा, इसलिए रशिया इसे फिनिश ऑफ करना चाहता है। और जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में शामिल की गई थी उनमें से 3 कंट्रीज़ एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों का बॉर्डर बिल्कुल रशिया से मिलता है। ये कंट्रीज़ नेटो का भी हिस्सा हैं और ईस्टर्न साइड पे नेटो जैसा एक और ऑर्गेनाइजेशन था, वार्सो पैक्ट, जो कि जब यूएसएसआर का बंटवारा हुआ तो उसे भी डिसबैंड कर दिया गया। तो कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि जब वार्सो पैक्ट को डिसबैंड कर दिया गया तो नेटो आज तक क्यों बना हुआ है। और दोस्तों अगर हम मैप पर एक नज़र डालें तो रशिया एक तरफ तो यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जापान से, और अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन भी काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यूक्रेन नेटो के साथ हो जाता है तो रशिया पर प्रेशर तो बिल्डअप होगा। और सोचने वाली बात यह है कि यूएस यूक्रेन में बहुत लंबे टाइम से इंटरेस्टेड था। 94 में यूएस ने यूक्रेन की हेल्प की थी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने में, विच वॉज अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स इन यूक्रेन। और उसके बाद 94 में ही यूक्रेन वॉज एडेड टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बाय यूएस और उसके बाद 97 में यूक्रेन और नेटो की पार्टनरशिप भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यूक्रेन में यूएस बहुत टाइम से इंटरेस्टेड था और 2003 में जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया तो वहाँ भी यूक्रेनियंस ने अपनी आर्मी भेजी थी। अब बात तो ये है ना कि यूएस तो ओशन के बीच में रहता है तो उसे तो ऐसे अटैक की कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए बस कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करना है। सवाल ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन और नेटो यूक्रेन को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न है तो अभी तक यूक्रेन को ना ही नेटो की मेंबरशिप मिली है और ना ही यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ना मिलने का एक रीज़न तो ये है कि यूक्रेन के लोग जो हैं
इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो माइग्रेट कर जाएंगे यूरोप की तरफ, और यूरोप ये चाहता नहीं है। और जहाँ तक नेटो मेंबरशिप की बात रही, तो उसका बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न ये है कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो यूएस को भी यूक्रेन की प्रोटेक्शन के लिए वॉर में आना पड़ेगा और डायरेक्टली रशिया को हेड टू हेड फेस करना पड़ेगा। और यूएस की मेजॉरिटी एनर्जी सप्लाई जो है वो रशिया से होती है, और जैसा कि हमें पता भी है रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर यूएस में एनर्जी क्राइसिस हुई तो उससे उसकी इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से यूएस जो है अभी तक रशिया पे सिर्फ सैंक्शंस लगा रहा है। Approval. We are coordinated closely with our partners and allies, the United States, the United Kingdom, Canada and Norway, but also, for example, Japan and Australia. This package will include financial sanctions that harshly limit Russia's access to the capital markets. अब अगर हम यूक्रेन की तरफ एक नज़र डालें तो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रशियन स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है, और अगर हम जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वही लोग हैं जिन्हें 1991 में हुआ यूएसएसआर का डिवीज़न, एक पार्टीशन, एक ट्रेजेडी लगता है। और अगर हम जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया यहाँ के लोगों को सपोर्ट करता है, इसीलिए इन्हें सेपरेटिस्ट भी कहा जाता है और प्रो रशियन भी बोला जाता है। यूक्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो रशिया का कल्चर जो है बहुत पुराना है, और इसी वजह से यूक्रेन में इस रशियन कल्चर को हराने का काम यूरोपियन यूनियन कर रहा है। और सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसे ही डिवाइडेड हैं, जैसे कि प्रो वेस्टर्न या फिर प्रो यूरोपियन, और प्रो रशियन या फिर प्रो सोवियत कल्चर। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, वो सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी जो कि ये प्रो वेस्टर्न या फिर प्रो यूरोपियन पार्टी है। उनसे पहले पेट्रो पोरोशेंको जो यूरोपियन सॉलिडेरिटी पार्टी से थे, वो एक सेकेंड कैटेगरी की पार्टी है विच लुक आफ्टर द रीजनल एंड लोकल इंटरेस्ट। और उनसे पहले विक्टर यानुकोविच जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, मतलब वो फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हैं। और जब 2010 में विक्टर प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के, तो यूक्रेन ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कि यूक्रेन को नेचुरल गैस का प्राइस 30% लेस देना था। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज अबाउट द रशियाज ब्लैक सी फ्लीट that was due to expire in 2017 was prolonged for 25 years। और यूक्रेन के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि नेचुरल गैस के प्राइस में कंसेशन हुआ, बट किस लिए? ताकि रशिया को क्रीमिया पे कंट्रोल मिले, इसलिए। और 2010 में यानुकोविच ने यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में अमेंडमेंट्स किए। वो बेसिकली प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स देने के लिए ये अमेंडमेंट्स थे। अब विक्टर को ये लग रहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दे देता है तो वो जितने टाइम तक के लिए चाहे उतने टाइम तक के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। लेकिन रशिया का दिल तब टूटा जब 2013 में जब विक्टर और उसकी गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के फेवर में थी। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ पब्लिक इज इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिसी देन गवर्नमेंट विल टॉक लाउड बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जिससे कि उनकी पार्टी के पॉलिटिशियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एंड यूक्रेनियंस ने इसको एक सिविलाइजेशनल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दे वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस ओल्ड सोवियत कल्चर एंड मूव टुवर्ड्स समथिंग मॉडर्न। लेकिन फिर रशिया के प्रेशर की वजह से विक्टर और उसकी गवर्नमेंट ने इस यूरोपियन यूनियन के एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया, और लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट का जवाब विक्टर ने वायलेंस के साथ दिया, और ऐसे ये प्रोटेस्ट एक राइट में बदलता रहा, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, और उसके बाद ये एक मूवमेंट बन गया जिसका नाम था यूरोमेडन मूवमेंट। और इस मूवमेंट का मेन एम ये था कि विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, और उसके बाद विक्टर की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। और जो ईस्टर्न रशियन स्पीकिंग रीजन्स थे यूक्रेन के, उनमें प्रोटेस्ट हुआ। और जब ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था तो स्ट्रेटेजिकली रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया। एंड दिस ऑल वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। मास्ड रशियन ट्रूप्स टुक ओवर द पार्लियामेंट ऑफ क्रीमिया and installed their own pro-Russian government
सेर्गे एक्सोन गवर्नमेंट इन क्रीमिया। और क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी लोग रशियन स्पीकिंग थे, तो इस वजह से जब वहाँ पे वोटिंग हुई तो लोगों ने रशिया के लिए वोट किया और 16 मार्च 2014 को क्रीमिया की इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी गई। वैसे यूनाइटेड नेशन इसे इलीगल बताता है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट इसे डिफेंड करते हुए ये कहती है कि वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। मींस कुछ भी हुआ हो, बट रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया। द पॉइंट इज़ कि रशिया इतनी पावरफुल कंट्री है कि उसके लिए इन्वेजन करना कोई नई बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।